नमस्कार दोस्तों, मेरिट मंत्रा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं नवरत्न मीणा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपनी संजीवनी बैच की क्लासेस को अब रेगुलर रख रहे हैं और कल हमारी पहली कक्षा ये थी और आज ही है हमारी दूसरी कक्षा होने वाली है। इसमें हम राजस्थान की पूरी स्थिति और विस्तार को समझने वाले हैं। इससे पहले की कक्षा में हमने राजस्थान के बेसिक यानी कि नवीनतम जिले और संभागों को क्लियर किया था। अब हम स्थिति और विस्तार को समझेंगे कि आखिरकार राजस्थान के अंदर कौन से अक्षांश है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, क्या स्थिति अपनी भारत के अंदर है और क्या ही स्थिति अपनी ग्लोब के अंदर है, किस प्रकार का विस्तार राजस्थान का है, कितना क्षेत्रफल है, क्या कौन कौन से राज्यों से अपन लोग सीमाएं लगाते हैं, इन सब चीजों को अपन इस क्लास में समझने वाले हैं। इस क्लास को अपन लोगों ने इतनी लेंथी बनाया है, इतने डिटेल में बनाया है चीज को कि यह क्लास 2 पार्ट में होगी। आज यह हमारा पार्ट नंबर 1 है, यानी कि भाग नंबर 1 होगा और कल की क्लास भाग नंबर 2 होगी। आपको एक जानकारी बता देता हूँ कि इन सभी क्लासों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आपको चैनल के बायो के अंदर मिल जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी को किसी टॉपिक के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी चीज के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम है पढ़ाई से संबंधित, उस विद्यार्थी के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में और बायो में ही हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट दिया है और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसे हमें बताइए। अब अपन लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास में से जरूर शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। ठीक है, तो अपन ने ऑलरेडी बात कर ली है कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन फ्लो चार्ट्स को देख लेते हैं, कुछ एक फ्लो चार्ट्स, उसके बाद जो फ्लो चार्ट आते रहेंगे उनसे संबंधित प्रश्न भी देखते रहेंगे। फिर उसके बाद कुछ और फ्लो चार्ट्स देखेंगे और फिर उसके बाद में उनके प्रश्न देखेंगे। इस तरीके से अपने को पढ़ना है। तो अब शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। और इस क्लास का पीडीएफ आपको बता दिया गया है, हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हाँ, एक और बात, क्लास अच्छी लगती है तो आपकी इच्छा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, वरना आपकी इच्छा है। ठीक है, अच्छी लगे तो। चलिए, राजस्थान की स्थिति और विस्तार पर अपन थोड़ी सी एक नज़र डालते हैं, एक छोटी सी, कि अपन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और एक छोटा सा बेसिक। तो देखो, स्थिति के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो राजस्थान की स्थिति को हम अक्षांश और देशांतर के आधार पर पढ़ेंगे कि राजस्थान की स्थिति जो है अक्षांश के आधार पर किस प्रकार की है और देशांतर के आधार पर किस प्रकार की है। और अगर हम इसके कुछ संदर्भ देखें, यानी कि इसके संदर्भों में, जैसे ग्लोब में कहाँ पर स्थिति है, एशिया में कहाँ पर अपनी स्थिति है और भारत में अपनी स्थिति कहाँ पर है, यानी कि राजस्थान ग्लोब, एशिया और जो भारत है इसमें कहाँ पर स्थित है। वहीं पर राजस्थान जो है अक्षांशों में कौन से अक्षांशों पर स्थित है और देशांतर में कौन से देशांतरों पर स्थित है। अगर देखते हैं कि राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, राजस्थान की सीमाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, राजस्थान के क्षेत्रफल के ऊपर चर्चा करेंगे, राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और साथ में राजस्थान के नामकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। अब एक बात है कि नामकरण का जो यह नाम है, यानी कि यह जो टॉपिक है, ये हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया है। पिछली वाली क्लास आपने नहीं देखी है, ये हमारी क्लास नंबर 2 है। इससे पहले की क्लास हमने एक बेसिक बनाया था, सारे के सारे नए जिले और सभी उसके अंदर संभाग थे, साथ में राजस्थान का एक छोटा सा बेसिक नामकरण था, वो अपन ने उसके अंदर पढ़ लिया है। तो ये चीज़ अपन इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे, एक छोटा मोटा सा अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होगी उसे अपन इसके अंदर ऐड करेंगे। दिशा व कोण के ऊपर अपन बात करते हैं। तो दिशा और कोणों को वास्तु और भौगोलिक चक्र के आधार पर देखो, इसको दिशा को अपने 8 दिशाएं बनाई गई है। तो देखो, जो मेन जो दिशा होती है, जैसे उत्तर, जैसे पूर्व, जैसे पश्चिम और एक दक्षिण, ऐसी दिशाओं को तो अपन लोग कोण के अंदर डिवाइड नहीं करते। लेकिन जैसे आपकी उत्तर 2 दिशाएं मिलकर उत्तर पश्चिम दिशा बनेगी तो उसके लिए अपन वायव्य कोण का यूज़ करेंगे और उत्तर पूर्व दिशा मिलेगी उसके लिए ईशान कोण का उपयोग करेंगे। वैसे ही आपके दक्षिण पूर्व की बात करें तो उसमें आग्नेय कोण और वहीं पर दक्षिण पश्चिम की बात करें तो उसमें नैऋत्य कोण। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता रखना है। ठीक है, आपको देखो, सूरज पूर्व में उगता है तो उत्तर पूर्व आपके लिए एक अच्छी दिशा है और अच्छी दिशा आपके ईश्वर के लिए, यानी कि ईश्वर का वास ईशान कोण के अंदर होता है, वायु का वास वायव्य कोण के अंदर होता है और पितृ का वास आपके नैऋत्य कोण के अंदर होता है, अग्नि का वास आपके आग्नेय कोण के अंदर होता है और जो प्रॉपर दिशा है उनके लिए कोई कोण का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद हम अपनी भौगोलिक स्थिति के ऊपर एक छोटा सा विश्लेषण कर लेते हैं, देखते हैं कि अपन ग्लोब में कहाँ पर है और अपन एशिया महाद्वीप में कहाँ पर है। ग्लोब की अगर हम बात करें तो हम ग्लोब को 2 डिवाइड के अंदर 2 टुकड़ों में बांटते हैं। जैसे ही ग्लोब के बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है तो ग्लोब के 2 पार्ट होते हैं और ऊपर वाला जो ये कंप्लीट पार्ट है इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाला जो ये कंप्लीट पार्ट है इसे अपन लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं।
ये आप लोगों को बेसिक पता होगा, और अगर नहीं है तो आप इसको समझिए। पृथ्वी को जब हम मध्य से दो भागों में बांटते हैं, मध्य से बिल्कुल भूमध्य रेखा के द्वारा, तो ऊपर का जो भाग होता है उत्तर दिशा का भाग उत्तरी गोलार्ध, और नीचे यानी कि दक्षिण दिशा वाला भाग आप लोगों का दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये तो आपकी पृथ्वी की बात होती है, लेकिन पृथ्वी के अंदर जो है 4 गोलार्धों को बांटा बताया गया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर आप पृथ्वी को यहाँ से मध्य से, ठीक है, सीधे खड़ी रेखा में अगर आप इसको डिवाइडेशन करते हो यानी कि देशांतर के आधार पर, तो इस साइड का जो ये भाग है, इस साइड वाला भाग, इसे आप लोग कह सकते हो आपके पूर्वी गोलार्ध, और इस साइड का जो यह भाग है कंप्लीट, इसे आप कहते हो पश्चिमी गोलार्ध। अब अपने क्या काम की चीज़ है, तो देखो बेटा अपने काम की चीज़ क्या है, अपने केवल इतना सा काम का है ना, तो अपने इधर का कोई ये सारा अपने किसी भी काम का नहीं है। अपने लिए राजस्थान के अनुसार ये महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए आप यहाँ पे देखना कि जो अपना भारत है, ठीक है, वो आपके इस दिशा के अंदर स्थित है। कौन सी, यहाँ पर अपना भारत स्थित है, और इसके अलावा भारत जब इधर स्थित है तो राजस्थान भी इधर ही होगा। अब ये गोलार्ध कौन सा बनता है, तो ये एक तो उत्तर और एक ये पूर्व, तो ये उत्तर और पूर्वी दिशा तो हो चुकी है, लेकिन गोलार्ध को अपन पृथ्वी को जब टुकड़ों में बांटते हैं तो उसे गोलार्ध कहते हैं, यानी कि गोले का अर्ध भाग। तो ये क्या हो चुका है आपके गोलार्ध, तो उत्तर पूर्वी कौन सा हो गया, गोलार्ध, जिसमें कौन स्थित है, अपना राजस्थान स्थित है। अपन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, यानी कि पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि जो उत्तर पूर्व दिशा होती है उसके लिए अपन कौन से कोण का उपयोग करते हैं, ईशान कोण का। इसीलिए राजस्थान जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और ईशान कोण कौन सा है, इसके लिए ईशान कोण का उपयोग किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर राजस्थान ईशान कोण में स्थित है, पृथ्वी के अंदर राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद हम निष्कर्ष निकाल के हमने यहाँ पे नीचे बता दिया है। अब एक बात और बताता हूँ, जैसे पृथ्वी को मध्य से जो काटती है रेखा उसको अपन क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। वहीं पृथ्वी को अगर सीधा खड़ी रेखा में कोई काटती है तो उसे अपन ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा एक बेसिक है। अब आगे देखते हैं कि एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखो एशिया में अपना भारत कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर आपका भारत स्थित है। अगर आपका भारत यहाँ पर स्थित है और राजस्थान आपके भारत के इस दिशा में स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि आपका राजस्थान जो है ये इधर से लेकर यहाँ पे आप इसे कट करोगे तो आपका राजस्थान कौन सी दिशा में आता है, आपका राजस्थान आता है दक्षिण पश्चिम दिशा में आता है। कौन सी दिशा में आता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। हम पहले पढ़ के आए थे दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन सा कोण है, नैऋत्य कोण है। कौन सा कोण है, नैऋत्य कोण है। वहीं पर हम देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम में कौन सा कोण है, नैऋत्य कोण बनता है। यहाँ पर अपन ने देखा कि जो अपना एशिया महाद्वीप के नैऋत्य कोण में कौन स्थित है, अपना राजस्थान स्थित है। अपन लोग चलते हैं और हम देखते हैं भारत के संदर्भ में। हमने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था कि हम कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर चर्चाएं करेंगे। हम देखेंगे पृथ्वी, ठीक है, यानी कि ग्लोब के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। अब इसको कंप्लीट करने के बाद अपन लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले भारत के संदर्भ में देखते हैं। तो भारत के संदर्भ में हम स्थिति के बारे में पहले देखेंगे, फिर उसके बाद में आगे की चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। स्थिति में हम देखते हैं तो अपना राजस्थान कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। हम भारत को यहाँ से मध्य से 2 भागों में काटते हैं। अगर हम भारत को यहाँ से 2 भागों में कट कर देते हैं तो अपने आप देख सकते हो खुद, ये आपका भारत है और मैंने इसको मध्य से यहाँ से 2 भागों में कट कर दिया है। तो अब आपका राजस्थान कौन सी दिशा में आ रहा है, और यहाँ से भी अपन इसे 2 भागों में कट करते हैं तो अपना राजस्थान कौन सी दिशा में आता है, उत्तर, और इधर से पश्चिम दिशा। तो हम कह सकते हैं हमारा राजस्थान कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम में। अभी अपन ने देखा था उत्तर पश्चिम में कौन सा कोण बनता है, तो हमने देखा उत्तर पश्चिम में आपके वायव्य कोण बनता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भारत के अंदर राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम में, और कोण पूछे तो वायव्य कोण। हमने देखा सभी के अंदर अलग अलग कोणों के अंदर स्थित है, अलग अलग दिशाओं के अंदर स्थित है। जैसे अपने पृथ्वी के अंदर देखा तो पृथ्वी में ईशान कोण, ठीक है। अपन ने देखा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, नैऋत्य कोण, और इसमें देखा वायव्य कोण। तो लगभग अपन ने कर लिया है। देखो अपन W यानी कि वर्ल्ड के, पृथ्वी के संदर्भ में देखते हैं, विश्व के संदर्भ में। अपन देखते हैं A यानी कि एशिया के संदर्भ में। अपन देखते हैं I यानी कि इंडिया यानी कि भारत के संदर्भ में। अगर हम वर्ल्ड के संदर्भ में देखते हैं तो दुनिया में आपका यानी कि विश्व में आपका राजस्थान कौन सी जगह पर स्थित है, तो आप कहोगे उत्तर पूर्व। क्या कहोगे, उत्तर पूर्व। आपसे पूछा जाए कोण, तो आपका कोण होगा ईशान कोण। कौन सा कोण, ईशान कोण। वहीं अगर आपसे कहा जाए एशिया में कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। क्या आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम। कोण पूछा जाए, अगर आपसे कोण पूछा जाए तो आपका कोण होगा नैऋत्य कोण। कौन सा कोण, नैऋत्य कोण।
नैऋत्य कोण। और अगर आपसे इंडिया के संदर्भ में पूछा जाए तो इंडिया में आपका राजस्थान कौन सी दिशा में है, तो आप कहोगे उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। कोण कौन सा बनता है, तो इधर कौन बनता है, वायवीय कोण। कौन सा, वायवीय कोण बनता है। तो यहाँ तक अपना क्लियर है, अपन ने सारे के सारे कोण, सारे के सारे दिशाएं वगैरह डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं अपन थोड़ा सा मानक समय रेखा। अपनी राजस्थान के अंदर जो समय देखा जाता है वो कौन सी रेखा के द्वारा देखा जाता है, भारत में कौन सी रेखा के द्वारा देखा जाता है, उन सब के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। देखो अपने राजस्थान यानी कि भारत में जो टाइम चलता है वही अपने राजस्थान में चलता है, तो इसलिए अपन इसे भारत के अनुसार देखेंगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से अपन क्या देखते हैं, अपना समय देखते हैं। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा गुजरती है अपने भारत के अंदर में, यानी कि भारत के मध्य से होकर गुजर रही है, और ये रेखा आपके भारत के अंदर 5 राज्यों के अंदर से गुजरती है। कितने राज्यों में से गुजरती है रेखा, आपके 5 राज्यों में से गुजरती है। आखिरकार वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा, उत्तर प्रदेश। सेकेंड नंबर पर मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पर आंध्र प्रदेश, फोर्थ नंबर पर छत्तीसगढ़, फिफ्थ नंबर पर उड़ीसा। सर आपने थर्ड नंबर पर आंध्र प्रदेश को क्यों पढ़ा, तो आप खुद दिमाग लगाना यहाँ से आराम से कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश आपके 3 प्रदेश। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आप क्रम से याद करना चाहो तो और अभी अच्छा है, लेकिन याद करने का 3 आपके क्या है प्रदेश है। एक आपका छत्तीसगढ़ है और एक आपका उड़ीसा है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा को आप याद कर लेना, बाकी आपके 3 प्रदेश है, उत्तर, मध्य, आंध्र। ये आपको क्या करने हैं, मानक समय रेखा के अनुसार आपको याद करने हैं। अब अपन कर्क रेखा के ऊपर चर्चा करते हैं। ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए केवल 82.5 डिग्री महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में जो समय देखा जाता है वो कौन सी रेखा के द्वारा देखा जाता है, 82.5 डिग्री। इसका क्वेश्चन बहुत रेयरली बनेगा। अब आप देखते हैं कर्क रेखा के ऊपर। कर्क रेखा आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आप सोच नहीं सकते, इसका क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं कर्क रेखा के। देखो कर्क रेखा के जो ऊपर अपन चर्चा करते हैं, तो जो अपनी कर्क रेखा है यह राजस्थान के अंदर से गुजरती है, ये आपके गुजरात के अंदर से गुजरती है, ये आपके मध्य प्रदेश से गुजरती है, ये आपके छत्तीसगढ़ में गुजरती है, ये आपके झारखंड में गुजरती है, ये आपके पश्चिम बंगाल में गुजरती है, ये आपके त्रिपुरा, मिजोरम। कुल मिलाकर यह आपके 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से आपकी यह गुजरती है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि 8 राज्यों की सर कोई ट्रिक हो तो बता दीजिए। तो ट्रिक आपके लिए मैं लिखता हूँ, और ट्रिक होगी आपकी राम, एक सेकेंड, राम झाके 6 पंगु मित्र। राम झाके 6 पंगु मित्र। अब देखो कैसे हुआ सर, इससे क्या बनेगा, आपके राम से क्या बन गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, राम से क्या बन गया, राजस्थान और एक मध्य प्रदेश बन चुका है। झाके का कोई मतलब नहीं है, और इससे बन गया आपका झारखंड, आपके छत्तीसगढ़। पंगु से आपके बनता है पश्चिम बंगाल और गुजरात। मित्र से आपके बनता है मिजोरम और त्रिपुरा। 8 राज्य आपके कौन कौन से हुए हैं, तो देखो राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और गुजरात, और मिजोरम और त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 क्या हो चुके हैं आपके कंप्लीट, इसमें राज्य हो चुके हैं। तो अब अपन लोग जो है अपने भौगोलिक शब्दावलियों को देख लेते हैं, क्योंकि अपन ने जो बेसिक है ना, ये अभी बेसिक चल रहा है, ये कोई इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, इसका क्वेश्चन आने के चांसेस इतने नहीं होते। जब अपना राजस्थान शुरू हो जाएगा, जब अपन इन क्वेश्चनों को करेंगे इनसे रिलेटेड, फिर उसके बाद अपना राजस्थान स्टार्ट होगा, अपन इसके ऊपर आराम से चर्चा करेंगे। तो देखो अपन सबसे पहले इसकी थोड़ी सी भौगोलिक शब्दावलियों को समझ लेते हैं, वो थोड़ा बेहतर रहेगा। देखो एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र होता है भारत के अंदर, भारत में ही या फिर कहीं पर भी, किसी भी स्थलीय, किसी भी देश में, कहीं किसी भी जगह पर खाड़ियाँ होती हैं, किसी भी जगह पर गार्ज होते हैं। अब देखो प्रायद्वीप क्या होते हैं, 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र। ये जैसे आपके बंगाल की खाड़ी हो चुकी है, खंबात की खाड़ी हो चुकी है, ये भी 3 ओर से जल से घिरी हुई होती है। लेकिन आपके भारत का जो दक्षिणी भाग है ये सर्वाधिक प्रायद्वीप का माना जाता है। इनको इतना नहीं माना जाता, इनमें जल भरा होता है, किंतु 3 ओर का हमेशा फिक्स नहीं होता। बट जैसे चौड़ा मुहाना या संग्रह मुहाना जिस स्थलाकृति का होता है और आगे जल भरा हुआ होता है, वो आपकी क्या होती है, खाड़ियाँ होती है। अब जैसे गार्ज क्या होते हैं, पर्वतों के बीच में जो संकीर्ण घाटियाँ होती है, पर्वतों के बीच में जो संकीर्ण घाटियाँ होती है वो क्या होते हैं, आपके गार्ज होते हैं।
अब आगे अपन लोग चलते हैं, ये आपका बेसिक था, आपके यहाँ तक का इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब आपके महत्वपूर्ण चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर। इनको करने के बाद अपन लोग जो ये राजस्थान को पढ़ेंगे, ये राजस्थान को अपन कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ से भौगोलिक विश्लेषण करेंगे, क्षेत्रफल को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और अपन हर एक चीज़ को क्लियरली करेंगे। अब चलते हैं अपन लोग अपने क्वेश्चन आंसरों पर, और अपना पहला प्रश्न आता है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। जो अपन ने पढ़ा उसका पहला प्रश्न, भारत में आपके राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आपके राजस्थान के जो भारत है उसमें आपका राजस्थान कहाँ पर स्थित है। हमने पढ़ा कि सर राजस्थान आपका इस दिशा में स्थित है, और ये दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम दिशा है। कौन सी, उत्तर पश्चिम दिशा है। सर उत्तर पश्चिम दिशा हो गई, ठीक है, बट उत्तर पश्चिम में कौन सा कोण हुआ आपके, बताइए। तो अपना उत्तर पश्चिम में कौन सा कोण बनेगा, उत्तर पश्चिम में आपका कोण बनता है वायव्य कोण। कौन सा, वायव्य कोण। नेक्स्ट अपन चलते हैं, आपके विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। आपसे क्या पूछा गया है, गोलार्ध पूछा गया है। चाहे गोलार्ध पूछो, चाहे दिशा पूछो, चाहे कोण पूछो, कुछ भी पूछो, आपको सब कुछ आना चाहिए। अपना गोलार्ध कौन सा है, ये आपका पृथ्वी, ये आपका बनता है यहाँ पर पृथ्वी, दो रेखाएं काटी, आपका राजस्थान इस दिशा में। ये दिशा कौन सी, उत्तर, यहाँ पे पूर्व। कौन सी दिशा बनी, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। सर कोण कौन सा बनेगा, उत्तर पूर्व में ईशान कोण बनेगा। कौन सा बनेगा, ईशान कोण बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं राजस्थान आकार में कैसा है। तो देखो त्रिभुजाकार, क्या राजस्थान त्रिभुज के जैसा दिखता है, नहीं दिखता। क्या राजस्थान पंचभुजाकार दिखता है, नहीं दिखता। क्या राजस्थान षटभुजाकार दिखता है, नहीं दिखता। तो क्या राजस्थान पतंगाकार, समांतर और असम चतुर्भुजाकार दिखता है, यानी कि रोम्बस के समान दिखता है, जी हाँ दिखता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य की पहचान करनी है। किसकी पहचान करनी है, सत्य की आपको पहचान करनी है। देखो इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, अभी जस्ट पढ़ के आए थे। विषम कोणीय चतुर्भुज या असम चतुर्भुज सेम बात ही होती है। क्या आपने राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की लंबाई 869 किलोमीटर है। क्या आपने स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। और क्या अपना क्षेत्रफल 3,42,329 किलोमीटर है। सर इसके ऊपर अपन देखते हैं, तो अपने फर्स्ट बात तो अपन गलत कौन सा है, क्षेत्रफल में 3,42,239 है, ना कि 329 है। क्षेत्रफल अपना 5,920 है, ना कि 6,920 है। इसके अगर उत्तर दक्षिण की लंबाई की बात करें, यानी कि अपन उत्तर दक्षिण से इसकी लंबाई की बात करें, तो 826 है, ना कि 869। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषम कोणीय चतुर्भुज क्या है, अपना राजस्थान का सत्य कथन है। अब देखो आप बोलोगे सर आप इनके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो डिटेल में। इसके बारे में आगे फुल डिटेल में अपन समझने वाले हैं। इसके बारे में आगे फुल डिटेल में समझेंगे। क्षेत्रफल का ऑलरेडी आ ही रहा है, टॉपिक आपको दिखाई दिया है, तो ये चीज़ आगे आ रही है, अपन इनको और डिटेल में समझेंगे। मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा बेसिक बताऊँगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। मज़ा अब आएगा। कैसे आएगा, देखो आपका राजस्थान है, राजस्थान में ये आपको यहाँ से जैसे अपन ने पृथ्वी को काटा था, ठीक है, उसी प्रकार से राजस्थान को काटा। राजस्थान में यहाँ से जो ये रेखा निकल रही है मध्य से, इस रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो इस रेखा की कुल लंबाई है आपके 826 किलोमीटर। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए इसे थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगी एकदम रेखा वगैरह सब कुछ, या लाइन वगैरह। ठीक है, देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके राजस्थान के अंदर जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये रेखा आपके निर्धारित करती है। अब उत्तर से दक्षिण की जो रेखा है ये, इसकी कुल लंबाई कितनी है, वो है 826 किलोमीटर। कितनी है, 826 किलोमीटर। आपसे हमेशा किलोमीटर में ना पूछे, कहीं किसी दिन मील में पूछ ले, तो आपको 514 मील, कितनी, 514 मील क्या है आपकी इसकी कुल लंबाई है। इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियर दिखे हर चीज़। अब आगे और देखते हैं, तो राजस्थान की इस पश्चिम दिशा के अंदर कौन सा गांव स्थित है, तो इस गांव का नाम है कटरा गांव। कौन सा गांव है ये, कटरा गांव, जो कहां पर है, जैसलमेर में। पूर्व में कौन सा है, सिलोन गांव, और ये कहां पर है, आपके धौलपुर के अंदर है। वहीं पर दक्षिण के अंदर कौन सा है, बोरकुंडा गांव, जो आपके बांसवाड़ा में है। उत्तर में कोणा गांव, जो आपके श्रीगंगानगर में है। आपके मध्य में कौन सा है, तो मध्य की अगर हम बात करें तो आपके भारत राजस्थान के अंदर मध्य में कौन आता है, अगर सामान्यतः देखा जाए तो एक लापोलाई नामक गांव है। कहाँ पर है, मेड़ता सिटी में। जिला पूछे, नागौर। ठीक है, नागौर के मेड़ता सिटी क्या है, तहसील है, और गांव कौन सा है, लापोलाई। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कौन सी तहसील मध्य में है, मेड़ता सिटी। कौन सा गांव मध्य में, लापोलाई। कौन सा जिला मध्य में है, नागौर। ठीक है, अगर जिला मध्य में है तो आप इतना दिमाग लगा सकते हो कि ये जो लंबाई की जो रेखा है, यानी कि चौड़ाई की जो रेखा है और ये लंबाई की जो रेखा है, ये आपस में कौन सी जगह पर कट रही है, या फिर सबसे मध्य में कोई देशांतर अगर अपने निकल रहा है और सबसे मध्य में कोई अक्षांश निकल रहा है, तो ये दोनों आपस में कब कटेंगे, एक दूसरे से मध्य के अंदर, तो आपके नागौर के अंदर कटेंगे। इतना सा आपको दिमाग लगा लेना है खुद से।
हाँ, अगर अपन देखते ये नॉर्मली है, मतलब अपन लोगों ने नॉर्मली कह दिया है कि भाई ठीक है यहाँ तक ये हो सकता है कि भाई ये मध्य में है लापोलाई गांव, लेकिन सैटेलाइट से जब चेक किया गया तो उसने कहा कि गगराना गांव है आपके मध्य में। कौन सा गांव है? गगराना गांव। क्या है? मध्य में, और ये भी मेरठ सिटी नागौर में ही है। आगे हम देखते हैं कि अपनी जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, ये 826, 869, इनके बीच में डिफरेंट कितना है? तो डिफरेंस है 43 किलोमीटर का। सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्नों में से एक है। और एक चीज़ और कि आपकी जो लंबाई और जो चौड़ाई है, इनके अंदर सबसे बड़ा कौन है? तो जो आपकी चौड़ाई है, इस राजस्थान की जो चौड़ाई है ये आपकी इस लंबाई से भी अधिक है। यानी कि राजस्थान की चौड़ाई राजस्थान की लंबाई से भी क्या है? अधिक है। राजस्थान की चौड़ाई राजस्थान की लंबाई से भी क्या है? अधिक है। यहाँ तक क्लियर होने के बाद में अपन अपने आगे वाली चीज़ को देखते हैं, विकर्ण की दूरियाँ। विकर्ण की दूरियाँ क्या है? तो देखिए, अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व का एक विकिरण बनता है, और इस विकिरण की जो लंबाई है वो 850 किलोमीटर है। कितनी है? 850 किलोमीटर है। मील में पूछ ले 528 किलोमीटर है। कितनी है? 528 किलोमीटर है। ये आपकी क्या हो चुकी है? उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक का विकिरण हो चुका है। अगर आपके जो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम का जो विकिरण है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर। मील में पूछ ले 448 मील। कितनी? 448 मील। मील, अब आपने कभी मील ना सुना हो तो आपको बता दूं कि जो मील होती है, यानी कि एक मिनट इसे थोड़ा ऊपर करते, देखो मील के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1.609 किलोमीटर किस में होते हैं? एक मील के अंदर होते हैं। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.609। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे अपने किलोमीटर होते हैं उसके अंदर मीटर होते हैं 1000, उसी प्रकार से एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 609। समुद्र की बारी बात करें कि अगर आपको किसी समुद्र की दूरी तय करनी है कि कितना समुद्र है, तो आप उसे किलोमीटर में नहीं कर सकते दूरी को तय, आपको उसे नॉटिकल मील के अंदर तय करना पड़ेगा। किस में तय करना पड़ेगा? नॉटिकल मील के अंदर। और नॉटिकल मील के अंदर जो किलोमीटर होते हैं वो होते हैं 1.852, यानी कि 1.852, यानी कि आपके किलोमीटर इसमें होते हैं लगभग 2 किलोमीटर के आसपास। अगर आप किसी समुद्र की गहराई को मापना चाहते हैं तो आपको फैथम मीटर का प्रयोग करना पड़ेगा, और यह फैथम मीटर जो होता है इसके अंदर कुल 6 फीट होते हैं। यानी कि एक फैथम मीटर में कितने फीट होते हैं? 6 फीट होते हैं। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है हर चीज़ को। ये इकाइयाँ आपसे पूछी नहीं जाएगी, बट आपको ये जनरली याद रखनी है। राजस्थान का क्षेत्रफल, अब अपना राजस्थान स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब राजस्थान के क्षेत्रफल के ऊपर अपन आराम से बात करते हैं, एक एक चीज़ को समझेंगे। राजस्थान के क्षेत्रफल में अपन देखते हैं कि अपना राजस्थान का जो है वास्तविक मान क्या है? 3,42,239 किलोमीटर क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल है। वहीं राजस्थान के क्षेत्रफल को वर्ग मील में देखते हैं, जैसे अपन पहले मील में देख के आए थे, यानी कि 1.609 को अगर अपन इससे डिवाइड करते हैं 3,42,239 से, तो अपने पास में क्या आंसर आता है? अपने पास में आंसर आता है 1,32,139 मील। ठीक है, भारत में कितनी हिस्सेदारी है? तो भारत के कुल भूभाग का 10.41% कौन रखता है? केवल राजस्थान रखता है। और ये अगर आप देखें तो भारत का आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1/10वां भाग कौन है? अकेला राजस्थान है। जनसंख्या की बात करें तो 5.67% क्या है? भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% किसके पास है? केवल और केवल राजस्थान के पास है। या फिर आप ऐसे याद कर लो 5, 6, 7 आपके किसके पास है? राजस्थान के पास। स्थान और रैंक की बात करें, कौन से पोजीशन पे अपना राजस्थान है? तो क्षेत्रफल में तो अपन लोग प्रथम पे है, लेकिन जनसंख्या में अपन लोग 7वें स्थान पर है। अब क्षेत्रफल में फर्स्ट पे आए तो 1 नवंबर 2000 से ही अपन फर्स्ट में है, जब एमपी से छत्तीसगढ़ को क्या किया गया था? अलग किया गया था। 1 नवंबर 2000 को एमपी, यानी कि उससे पहले एमपी आता था, लेकिन जब मध्य प्रदेश से आपके छत्तीसगढ़ को अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया था, तो उस टाइम पर आपका जो क्षेत्रफल था, आपका क्षेत्रफल सर्वाधिक हो गया, यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल था वो सर्वाधिक हो गया, और फिर राजस्थान जो है टॉप 1 पे आ गया। जनसंख्या में देखें तो 7वां स्थान पर है, लेकिन 2011 में जब जनगणना हुई थी उसमें अपन 8वें नंबर पर थे। लेकिन जब आंध्र प्रदेश को अलग किया गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन कौन से नंबर पर आ चुके थे? 7वें नंबर पर आ चुके थे। अब विश्व के संदर्भ में अपन थोड़ी सी कुछ चीज़ें समझते हैं कि विश्व के अंदर 128 देशों से बड़ा है कौन? राजस्थान, जिसमें अपने को मोस्ट देश याद रखने हैं। 128 देशों से कौन बड़ा है? अकेला राजस्थान बड़ा है। कुछ ऐसे देश है जिनके अपन लोग क्या है? बराबर है, लेकिन कुछ ऐसे देश है जिनसे अपन लोग बड़े हैं, और कुछ ऐसे जिनसे बहुत बड़े हैं। ठीक है, कुछ ऐसे देश है जिनसे अपन लोग बहुत बड़े हैं। अपन बात करते हैं अपने जर्मनी की, तो जर्मनी के अंदर अपन लोग जो है
बराबर है, यानी कि जर्मनी में अपन लोग क्या है बराबर है, जापान के भी अपन लोग बराबर है, नॉर्वे और पोलैंड के भी अपन लोग क्या है बराबर है। लेकिन अपन लोग ब्रिटेन से 1.5 से 2 गुने बड़े हैं, और नेपाल से अपन लोग 2.5 गुना बड़ा है अपना राजस्थान, और चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, और बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान। यहाँ पर एक चीज़ को समझना कि आपके बराबर कौन कौन है, तो डबल जे यानी कि जर्मनी और NP, डबल जे NP कौन है, जर्मनी, नॉर्वे, जापान, पोलैंड, ये आपके क्या है आपके बराबर है। लेकिन बड़े कौन है, ब्रिटेन, नेपाल, चेकोस्लोवाकिया, श्रीलंका, बेल्जियम, इजराइल, ये सब अपने से क्या है छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। बराबर तो ये है लेकिन ये अपने से बहुत छोटे हैं। यानी कि राजस्थान ब्रिटेन का 1.5 गुना बड़ा है राजस्थान। अगर ब्रिटेन अगर आपका 100 किलोमीटर का उदाहरण बता रहा हूँ, तो आपका राजस्थान 150 किलोमीटर का हो चुका है, यानी कि 1.5 गुना बड़ा है कौन, राजस्थान। नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है, वहीं चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। अगर अपन लोग एक चीज़ समझे कि आपकी जो जनसंख्या, अगर अपन लोग जनसंख्या की बात करते हैं, तो रैंक का अगर आप गणित देखते हो जनसंख्या को जो है अगर आप देखते हो, तो इसमें मैंने बताया कि आपका तेलंगाना बना था, कब बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था और उससे तेलंगाना को बनाया गया। कब बनाया गया, 2014 में, तब अपन 7वें स्थान पर रह गए थे। ठीक है, ये थोड़ा सा नोट के अंदर मैंने डाला था। क्वेश्चंस को करते हैं, इससे अपना रिवीजन बढ़िया हो जाएगा। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, अभी पढ़े थे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो राजस्थान का स्थान भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से और क्षेत्रफल के स्थान पर अपन फर्स्ट पे आते हैं। जनसंख्या में अपन जरूर 7वें स्थान पर है। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है, यानी कि कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है, किसके बाद, राजस्थान के बाद। अपन ने देखा कि जो मध्य प्रदेश था, ये मध्य प्रदेश को अलग किया गया, उसके बाद अपन राजस्थान फर्स्ट पे आ गया और मध्य प्रदेश दूसरे पे जाएगा। तो निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, तो यहाँ पर तो अपना राजस्थान है। लेकिन ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान के बाद में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर पे कौन है, मध्य प्रदेश है। आगे अपन चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि में से निम्न में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। लो क्वेश्चन आ भी गया, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। हमने पढ़ा 1/10वां भाग, और यहाँ पर आ चुका है 10.41%। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कौन से यूरोपीय देशों के क्या है, लगभग बराबर है। अपन देखते हैं जैसे नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इनमें से कौन से देश है जिनके अपन बराबर है। अपन ने देखा था बराबर वालों में डबल जे NP, और डबल जे में जर्मनी, जापान, NP में नॉर्वे, पोलैंड, ये आपका नॉर्वे, ये आपका पोलैंड। 1 नंबर, 4 नंबर, आपके आंसर नंबर 4 हो चुका है। आगे हम देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल में अगर हम बात करते हैं तो अपना सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। आगे हम देखते हैं, राजस्थान राज्य की स्थिति व विस्तार के संबंध में सही कथन नहीं है। आपको नहीं वाला ढूंढना है। हाँ, हो सकता है आप इस क्लास को 2x पे देख रहे हो या फिर 1.5x पे देख रहे हो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा स्पीड लग रही है कि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं सर, लेकिन मुझे केवल वही सुनेगा जिसको पढ़ना है, जिसका ध्यान लगा हुआ है, वरना जिसका ध्यान नहीं है वो मुझे सुन नहीं सकता। ठीक है, स्पीड में बोलना ये मेरी आदत है। राज्य का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः, यानी कि कहना चाहता है कि उत्तर दक्षिण में आपकी जो लंबाई है वो आपकी 869 किलोमीटर है, और पूर्व पश्चिम की जो चौड़ाई है वो आपकी 826 है। अब ये आपको भी जस्ट अपन लोग पढ़े थे, लेकिन नहीं पढ़े होगा। अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको वापस से मैं बता देता हूँ कि उत्तर दक्षिण से, क्योंकि अपन यहाँ पे जस्ट पिछली वाली स्लाइड में अपन देख कर आए थे। यहाँ पर इस वाली स्लाइड के अंदर अपन ने देखा था कि यहाँ पर आपके राजस्थान का क्षेत्रफल देख सकते हो क्या क्या कौन कौन से है, लेकिन अपन इसको छोड़ के आपको मैं यहाँ पे और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो जो 869 वर्ग किलोमीटर है, इसका मैं आज आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या होगी सर, 869 या 70 जो भी आप इसे कहते हो, 869, जिसमें ऊ वाला बोल रहे, देखो 869, तो ऊ आ रहा है तो वो उत्तर दिशा में नहीं है। पूर्व पश्चिम की बात करते हैं तो पूर्व पश्चिम में आपके जो है जो ऊ है वो उत्तर में नहीं है। तो 869 कौन सी दिशा में जाएगा, पूर्व पश्चिम में। ये आपकी बात ही क्या हो गई, गलत हो गई। 869 कौन सी दिशा में, पूर्व पश्चिम की बात करता है। और उत्तर दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर दक्षिण में आपका 826 किलोमीटर आएगा। देखो 869 ऊ आ रहा है तो उत्तर दिशा में नहीं है, तो पूर्व पश्चिम में गया। और ये बचा हुआ कौन सा 826, ये आपके किस में चला गया, उत्तर दक्षिण के अंदर चला गया 826। राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज, ये सही बात है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई 1070 व 4850 किलोमीटर है, ये भी सही बात है।
राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% से सही है। अपना पहला ऑप्शन गलत हुआ था, अपन लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस कर लिए है। आगे हम देखते हैं राजस्थान में उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम का विस्तार में अंतर क्या है। हमने देखा था 43 किलोमीटर क्या है अंतर है, जिसमें चौड़ाई क्या है सर्वाधिक है और लंबाई क्या है कम है। ठीक है, आगे हम देखते हैं राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। लो आ भी गई, उत्तर जो दक्षिण है यानी कि उत्तर दक्षिण यानी कि ये वाली जो दिशा है ये पूर्व पश्चिम की अपेक्षा अधिक विस्तार है इसका, यानी कि इस दिशा का अधिक विस्तार है पूर्व पश्चिम की अपेक्षा। ठीक है, पूर्व पश्चिम की अपेक्षा अधिक विस्तार है किसका, उत्तर दक्षिण का। ये बात गलत है, ये बात क्या है, एकदम गलत है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है। ये उत्तर दक्षिण, देखो फिर से आया, ये जो आपका उत्तर दक्षिण है ये इसकी अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है। ठीक है, ये बात आपकी क्या है, गलत है। हाँ, पूर्व पश्चिम का विस्तार सर्वाधिक है, ये आपका पहला ऑप्शन सही है। इसमें पूर्व पश्चिम का विस्तार क्या है, सही है, ये आपका ऑप्शन सही है। इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। कम है तो इसका मतलब ये सही है। आपको ये ऐसा नहीं कहा कि 6000 किलोमीटर है, नहीं, इसने कम बोला है तो सही है। अक्षांशीय अंतर अपना 60 डिग्री 9 मिनट है, तो ये भी एकदम सही है। अपना ये वाला एकदम गलत है। अपन अक्षांशों को और ये स्थलीय सीमा है ना, इसको अपन लोग अभी देखने वाले हैं अगली स्लाइडों के अंदर। और आगे देखते हैं राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई दर्शाने वाले दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है। मैंने बताया था ये वाली और ये वाली रेखा राजस्थान के मध्य में कौन से जिले को काटती है, नागौर जिले के लापोलाई गांव की मेड़ता तहसील है। अगर सैटेलाइट से देखोगे तो घगराना गांव आ जाएगा, मेड़ता सिटी आपकी तहसील हो जाएगी। अब अपन लोग अपनी कर्क रेखा के ऊपर चर्चा करते हैं। कर्क रेखा में अपन देखते हैं कि कर्क रेखा की जो दूरी है, मतलब कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा में अगर अपन देखें तो आपके कौन से क्षेत्र में स्थित है, कौन से संभाग से निकलती है राजस्थान की। अब आप कंप्लीट राजस्थान को ही पढ़ेंगे क्योंकि अपन ने भारत, विश्व, एशिया सबको पढ़ लिया। ये सूर्य की स्थिति हो गई, आपके राजस्थान के कटिबंध, पृथ्वी में, बस ये इतना सा ग्लोब के बारे में समझेंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि राजस्थान में गर्मी क्यों पड़ती है, सर्दी क्यों पड़ती है, वर्षा क्यों होती है। उसके बाद अपन समय की गणना पढ़ेंगे, सब राजस्थान के अनुसार पढ़ेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर अपन लोग देशांतरों को समझेंगे और यहाँ पर अपन लोग अक्षांशों को समझेंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, तो अब अपन लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे अपन लोग देखते हैं कि आपके राजस्थान जो है वो कौन से संभाग में स्थित है, आपका राजस्थान कौन से जिले में स्थित है, कौन से जिलों से मतलब। तो अपन देखते हैं कि आपका राजस्थान में जो कर्क रेखा निकलती है वो कौन से संभाग से होकर निकलती है, राजस्थान में कर्क रेखा कौन से क्षेत्र से होकर निकलती है, राजस्थान में कौन सी जो कर्क रेखा है वो कौन सी दिशा से निकलती है। तो दक्षिण दिशा से तो क्या निकलती है, आपकी कर्क रेखा निकलती है। कौन सी दिशा से, दक्षिण दिशा से। कौन सी रेखा निकलती है, कर्क रेखा निकलती है राजस्थान की। ठीक है, और संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग आता है, और क्षेत्र की बात करें तो वागड़ क्षेत्र के अंदर क्या निकलती है, आपकी कर्क रेखा निकलती है। हाँ, जिलों की अगर हम बात करते हैं कौन कौन से जिलों से गुजरती है, तो डूंगरपुर से गुजरती है और एक आपके बांसवाड़ा से गुजरती है। डूंगरपुर में एक गांव है जिसका नाम है चीखली गांव। क्या नाम है, चीखली गांव। और ये चीखली गांव को क्या करती है, छू के निकल जाती है। चीखली गांव को स्पर्श करके, टच करके कौन सी रेखा निकल जाती है, कर्क रेखा निकलती है। चीखली गांव कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर है। बांसवाड़ा के अंदर ये कुशलगढ़ तहसील के मध्य से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मध्य से गुजरती है। कहाँ से, कुशलगढ़ की तहसील के। अगर हम बात करें इस कर्क रेखा की लंबाई तो इसकी 26 किलोमीटर की क्या है, कुल लंबाई है अपने राजस्थान के अंदर। हम बात करते हैं जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा जब गुजरती है यानी कि अपने राजस्थान है, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है। इस दक्षिणी भाग से अगर कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है तो आपकी माही नदी क्या करती है, इधर से प्रवेश करती है और इधर से निकल जाती है। ठीक है, आपके इधर से प्रवेश करती है, इधर से निकल जाती है, कि यू आकार की क्या बहती है, आपकी माही नदी बहती है। तो कर्क रेखा जो है ये सीधी है, माही नदी इसको यहाँ से गुजरती है तो काट देती है यहाँ से, फिर यहाँ से गुजरती है तो फिर काट देती है। यानी कि जो माही नदी यू आकार में बहने के कारण कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। कौन सी रेखा, आपकी कर्क रेखा 2 बार काटती है। अब जैसे मकर रेखा भी है अपने विश्व में, ठीक है, भूमध्य रेखा भी है, तो इसको भी तो कोई 2 बार काटते होंगे इन रेखाओं को भी। तो जैसे भूमध्य रेखा को कांगो और जायरे नदी काटती है 2 बार। कौन सी नदी काटती है, कांगो या फिर जायरे नदी। किसे काटती है, भूमध्य रेखा को काटती है। वहीं पर मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। कौन काटती है, लिम्पोपो नदी। किसको काटती है, मकर रेखा को काटती है। हम बात करते हैं जिला मुख्यालयों में स्थित, कि आपका जो जिला मुख्यालय की स्थिति है, कर्क रेखा जहाँ पर है वहाँ से जिला मुख्यालय कौन सा कितना दूर है। तो देखो सबसे पास में तो आपका बांसवाड़ा का जिला मुख्यालय है, ये अपने को आराम से पता चलेगा क्योंकि बांसवाड़ा से गुजर रही है। सबसे दूर में आपके श्री गंगानगर का जिला मुख्यालय है। किसके, कर्क रेखा के सबसे दूर कौन है, श्री गंगानगर का जिला मुख्यालय। और सबसे पास में कौन सा है, बांसवाड़ा का जिला मुख्यालय।
वहीं अगर हम देखें कि अक्षांशीय स्थिति, कर्क रेखा जो है ये आपके अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कितनी दूर पे है और आपके दूरी और अंतर को किस प्रकार से ये बताती है। देखो, जो आपकी कर्क रेखा है इसका मान कितना है, 23.5 डिग्री। कितना है, 23.5 डिग्री। और वहीं अगर हम राज्य का दक्षिणतम बिंदु है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर आपके आता है 30 डिग्री 12 मिनट तक। और सबसे दक्षिण में ये है और सबसे उत्तर में आपके 30 डिग्री 12 मिनट है। अब सबसे दक्षिण में कौन है, आपके 23 डिग्री 03 मिनट। जो 23 डिग्री 03 मिनट है, अपन इसको और ये जो कर्क रेखा है अगर इनको घटाते हैं, माइनस करते हैं तो 27 जो है अपने पास में मिनट आते हैं। या तो आप इसे 27 मिनट कह सकते हो, ये 27 जो है डिस्टेंस का एक आकलन कह सकते हो। देखो कैसे, मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। दूरी को अगर अपन देखते हैं तो 27 मिनट आ चुके हैं। अब आप देखिए कि अगर आप धरातल पर इस दूरी को मापते हो, अक्षांशों के अंदर है 27 मिनट का, लेकिन अगर आप इस अक्षांश के अंतर को धरातल पर उपयोग करोगे तो धरातल पर जो है आपके एक अक्षांश के अंदर, एक अंतर के अंदर, अक्षांशों में जो एक अंतर पड़ता है उसमें 1.85 किलोमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1.85 किलोमीटर। शायद ये किसी ने नहीं बताया होगा, अब मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर 1.85 किलोमीटर को आप 27 मिनट से मल्टीप्लाई करते हो तो 50 किलोमीटर आपका आंसर आता है। कितना आता है, 50 किलोमीटर आता है। तो हम कह सकते हैं कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है और जो दक्षिणतम बिंदु जो बोरकुंडा गांव है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, बोरकुंडा गांव, इस बोरकुंडा से आपकी कर्क रेखा कुल 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि यहाँ पर आपका दक्षिणतम बिंदु है और कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, तो बीच में जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कुल 50 किलोमीटर का है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं राजस्थान की जो सूर्य की स्थिति है, यानी कि अपने जो स्थिति है सूर्य की, कि कहाँ पर सर्वाधिक किरणें पड़ती है, कहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती है सूर्य की, कहाँ पर सूर्य के कारण ठंड पड़ती है, कहाँ पर सूर्य के कारण गर्मी ज़्यादा पड़ती है। उसके ऊपर अगर अपन देखते हैं तो सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर क्या चमकता है, लंबवत चमकता है। कौन से दिन चमकता है, 21 जून को। कौन से दिन चमकता है, 21 जून को चमकता है। और उस दिन जब ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी कि सीधा, लंबवत का मतलब सीधा चमकता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि बांसवाड़ा के अंदर तो किरणें एकदम सीधी पड़ेगी। कैसी पड़ेगी, सीधी पड़ेगी, यानी कि सूर्य ठीक ऊपर होगा बांसवाड़ा के अंदर। वहीं पर श्री गंगानगर बांसवाड़ा से बहुत दूर है, यानी कि अपने दक्षिण में बांसवाड़ा है तो उत्तर में श्री गंगानगर है। वहां पर किरणें कैसी पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। कैसी पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। तो सर्वाधिक तिरछी पड़ने के कारण यहाँ तो क्या रहेगा, मौसम आपका उपोष्ण रहेगा या आपके शीत रहेगा, या तो इसे शीतोष्ण कह सकते हो या उपोष्ण कह सकते हो, यानी कि हल्का सा ठंडा हल्का सा गर्म रहेगा। लेकिन बांसवाड़ा में क्या रहेगा, ज़्यादा गर्म रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो कर्क रेखा पे 21 जून को जब रेखा पे जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वो क्या गिरता है, सर्वाधिक सीधा गिरता है, जिससे कि वहाँ पर गर्मी सर्वाधिक पड़ती है और तिरछी गिरने के कारण गर्मी कम पड़ती है श्रीगंगानगर की तरफ। राजस्थान की स्थिति में कर्क रेखा उत्तर में, यानी कि आपका जो कर्क रेखा है ये आपकी कर्क रेखा और राजस्थान इसके उत्तर में सर्वाधिक स्थित है। यहाँ पर स्थित, यहाँ से तो केवल एक छोटा सा कोना निकल रहा है, बाकी कंप्लीट राजस्थान तो आपका कहाँ पर स्थित है, आपके कर्क रेखा में। आप यहाँ से समझ सकते हो कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के उत्तर में सर्वाधिक स्थित है कौन, राजस्थान। अगर आप इसकी जलवायु की बात करते हो तो राजस्थान जो है इस कर्क रेखा के कारण उपोष्ण और शीतोष्ण की प्रधानता अपने राजस्थान में सर्वाधिक है, यानी कि ठंड और गर्मी सब कुछ अपने यहाँ पर राजस्थान में पड़ता है। किसके कारण, कर्क रेखा के कारण। अगर मान लीजिए कर्क रेखा नहीं होती, कोई सी रेखा नहीं होती, केवल राजस्थान के अंदर जो है अक्षांश देशांतर नॉर्मली होते तो यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत कम आता जिससे अपना ठंड बढ़ता। इस चीज़ को अपन लोग जो है अपने इस डायग्राम में आराम से समझेंगे। उससे पहले अपन लोग जो है अपने इसको बेसिक को समझ लेते हैं एक बार नॉर्मली। आपको जितना समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा मैं। देखो कटिबंधों की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर कर्क रेखा जो है कटिबंधों को किस प्रकार विभाजित कर देती है। अब देखो राजस्थान में जो है आपके उष्ण कटिबंध, राजस्थान के अंदर उष्ण कटिबंध में कौन आता है और उपोष्ण कटिबंध के अंदर कौन आता है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब देखो उष्ण कटिबंध मैंने क्या कहा था, जिस जहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है वहाँ से उष्ण कटिबंध हो गया। क्यों हुआ उष्ण कटिबंध, क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से, कितने जिलों से निकलती है, 2 जिलों से निकलती है। कौन कौन से जिले, बांसवाड़ा डूंगरपुर। यहाँ पर क्या गिरेगी, सर्वाधिक गर्मी होगी। विशेष नोट, डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 जिले ऐसे हैं जो दोनों कटिबंधों में आते हैं। अब ऐसी बात क्यों होगी भाई, दोनों कटिबंधों में क्यों आ रही है, दोनों कटिबंधों में आने का कारण मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यह आपका राजस्थान है, ठीक है, इसमें इतना बढ़िया परफेक्ट राजस्थान नहीं बनेगा, बट मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू फिर भी बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखो ये आपका राजस्थान है। अब कर्क रेखा आपके कहाँ से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, इस जगह से आपकी कर्क रेखा गुजर रही है। अब यहाँ से अगर आपकी कर्क रेखा गुजरती है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही इसको कलरफुल कर चुका हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा मिटाते हैं।
हाँ, अब अपन कर्क रेखा की बात करते हैं आराम से। जो आपकी कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा आपके यहाँ से गुजरती है, राजस्थान के कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। अब इस कर्क रेखा की अगर अपन लोग बात करते हैं, एक सेकंड, तो यहाँ पर इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, नीचे से, बिल्कुल नीचे से गुजरती है, जिसमें बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को क्या करती है, टच करती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर को हल्का सा टच करती है कर्क रेखा, ठीक है। बांसवाड़ा के मध्य से होकर जरूर गुजरती है, कुशलगढ़ से, ठीक है। अब डूंगरपुर को टच करके निकलती है चिखली गांव से। अब यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा डूंगरपुर का आ रहा है और थोड़ा सा यहाँ पे बांसवाड़ा का आ रहा है, यानी कि दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, थोड़े से टच हो रहे हैं। तो आपका जो बांसवाड़ा है ऊपर भी तो है थोड़ा बहुत, थोड़ा डूंगरपुर तो पूरा कंप्लीट ही ऊपर है, थोड़ा सा टच हुआ है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि जो कर्क रेखा जहाँ से अपना राजस्थान में ये गुजरती है कर्क रेखा, उसके नीचे भी थोड़ा सा बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, और उसके ऊपर भी थोड़ा सा बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। तो कर्क रेखा के नीचे वाला जो क्षेत्र होता है, आपको मैं इस डायग्राम में दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो, कर्क रेखा ये गुजर रही है आपकी कर्क रेखा, ठीक है। इसके नीचे वाला क्षेत्र क्या होता है, उष्ण कटिबंध होता है, और इसके ऊपर वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध होता है। वहीं पर अपने को ये बात समझनी है कि अपना ऊपर वाला कौन सा क्षेत्र वाला हो गया है, शीतोष्ण हो चुका है क्षेत्र, वहीं पर शीतोष्ण, और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है, कर्क रेखा के नीचे वाला उष्ण, ऊपर वाला शीतोष्ण। तो राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल तो शीतोष्ण में है, और उष्ण में कौन है, केवल और केवल बांसवाड़ा, पूरा कंप्लीट नहीं, आधा ही है। तो ये आधा तो उष्ण में आ रहा है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और आधा किस में आ रहा है, शीतोष्ण में आ रहा है। तो यह लाइन कहती है कि राजस्थान में जो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो दो जिले हैं, ये आपके दोनों ही कटिबंध में, शीतोष्ण में और उष्ण के अंदर, शीतोष्ण और उष्ण में है, ठीक है। अब अपन उपोष्ण को देखते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध को देखते हैं। इसको उपोष्ण, शीतोष्ण आप कुछ भी कह सकते हो, यानी कि सब ट्रॉपिकल। देखो आपका जो है अधिकांशतः राजस्थान कौन से क्षेत्र में है, शीतोष्ण उपोष्ण में, जिसमें कुल आपके 41 जिले जो है कंप्लीट आते हैं। क्यों आते हैं, दो तो बांसवाड़ा डूंगरपुर आ ही गए हैं, दोनों आ ही रहे, और बाकी के 39 जिले भी होंगे, तो टोटल 41 जिले हो चुके। हाँ, केवल आपसे पूछिए भाई कंप्लीट पूरा जिला ही वो, मतलब उसके कर्क रेखा बिल्कुल ही उसके नीचे नहीं आ रही, ठीक है, तो आप उसके लिए कह सकते हो कि वो ऐसे केवल 39 जिले ही अपने, कितने 39, जिनसे कर्क रेखा के ऊपर है कंप्लीटली, ठीक है, बाकी के सारे कर्क रेखा के नीचे है, इसीलिए। अब देखो आगे अपन लोग थोड़ा इसमें और समझते हैं हर एक चीज़ को फिर से एक बार के लिए। देखो यहाँ पे अपन ने थोड़ी देर पहले ये समझ लिया, और समझ लेते हैं। कर्क रेखा यहाँ से अपने गुजर रही है, मकर रेखा यहाँ से गुजर रही है, और ये आपके मध्य से भूमध्य रेखा, यानी कि विषुवत रेखा, ये आपकी रेखाएं हो चुकी है। ये आपके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, आपको 66.5 डिग्री और 66.5 डिग्री नॉर्मल याद रखना है, एक नॉर्मली, ठीक है। ये रेखाएं, इनको आप अक्षांश भी कह सकते हो, ये अक्षांश भी है, यही रेखाएं अक्षांश है आपकी, ठीक है। अक्षांश पे आधारित होती है, क्योंकि अक्षांश कैसे होते हैं, आड़े होते हैं, ठीक है। अब अक्षांश आड़े होते हैं, अगर आपको पता नहीं चलता कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, तो ये क्या है आपके अक्षांश, ठीक है। एक मिनट में लिखता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, अक्षांश है, क्या है ये आपके अक्षांश है, ये क्या है आपके देशांतर का द है। अब एक चीज़ देखो, अक्षांश में यह जो आप रेखा खींचते हो, तो ये आप कैसी खींचते हो, आड़ी रेखा खींचते हो ना। देशांतर में जब आप द को पूरा लिखते हो तो रेखा कैसी खींचते हो, खड़ी रेखा खींचते हो। तो इसका मतलब आड़ी रेखाएं सारी अक्षांश होती है और खड़ी रेखाएं सारी देशांतर होती है, ठीक है। ये आपको क्लियर है। तो ये आड़ी रेखा है तो क्या हो चुका है, ये अक्षांश हो चुका है। अब एक चीज़ को समझो कि आपके 23.5 डिग्री जब उत्तर में आता है, यानी कि आपको मैंने पहले शुरू में बताया था फर्स्ट के अंदर कि आपके भूमि यानी कि भूमध्य रेखा निकलती है, आपके विषुवत रेखा मध्य से होकर निकलती है। इसके ऊपर वाला ये भाग सारा का सारा क्या है, आपका उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला सारा का सारा भाग क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। यानी कि ये तो क्या है आपका नॉर्थ, और ये क्या है आपका साउथ। ये आपको क्लियर है। अब आप एक चीज़ को समझो कि अगर आप यहाँ पर देखते हो, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा एक चीज़ को देखना आराम से क्लियरली कि यहाँ से आपकी क्या निकल रही है, कर्क रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा निकल रही है। इसके ऊपर अपना राजस्थान, यानी कि ये भारत यहाँ पे बन रहा है। देख सकते हो आप भारत कहाँ पर है, अपना यहाँ पर भारत बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अपना क्या बना हुआ है, भारत बना हुआ है, इस जगह पर अपना भारत बना हुआ है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर क्लियर कि यहाँ पर अगर अपना भारत बना हुआ है और यहाँ से अपन इसको मध्य से भी एक रेखा से गुजार देते हैं, जिससे कि अपना भारत जो है इस दिशा में कंप्लीट आ जाएगा, उत्तर और इधर से पश्चिम में। अब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी इनको समझने में, बट ये चीज़ें हैं ना, इनको समझ, ज्योग्राफी इतनी आसान नहीं है, ये एक साइंस के बराबर की सब्जेक्ट होती है। अब यहाँ पर देखो उत्तर और इधर से आपके
पूर्व, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आपका जो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध अपन ने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब इसको मैंने वापस से क्यों रिवाइज किया है, इसका रीजन ये है कि ऊपर जो रेखाएं आती है, इस भूमध्य रेखा के ऊपर जो रेखाएं होती है उन्हें उत्तर से दर्शाते हैं, और नीचे जो रेखाएं होती है उन्हें दक्षिण से दर्शाते हैं, यानी कि साउथ से दर्शाते हैं। अब उत्तर कौन है, आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि उत्तर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री साउथ, मकर रेखा। उत्तर में जो रेखा हो गई 23.5 डिग्री यानी कि नॉर्थ, यानी कि उत्तर में 23.5 डिग्री जो है ये आपके कौन सा है, राजस्थान के मध्य से यानी कि दक्षिण से भाग से होकर निकल रही है कर्क रेखा। अब ये कर्क रेखा जो है इसके दक्षिण से टच होकर निकल रही है। अब उस कर्क रेखा के नीचे का सारा क्षेत्र क्या है, उष्ण, और सारा ऊपर वाला क्षेत्र क्या है, शीतोष्ण। अपन कौन से जिले में है, अगर अपन बांसवाड़ा डूंगरपुर को छोड़ के किसी अदर जिले में है तो अपन शीतोष्ण में है, और अगर अपन उसके उन दोनों जिलों में रहते हैं तो अपन उष्ण कटिबंध में आ चुके हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंध के अलावा भी अगर आप देखो तो आप दोनों में आओगे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले, तो ठीक है। तो ऐसे ही मकर रेखा में देखो, मकर रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र, उत्तर वाला क्षेत्र यानी कि ऊपर की साइड में तो आपकी उष्ण, और दक्षिण की साइड में, नीचे की साइड में शीतोष्ण, ठीक है। जितना जैसा आपका कर्क में है उसका उल्टा आपके मकर में होता है, ठीक है। इसके बाद देखो उत्तरी ध्रुव, ये आपको उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये आपके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, अपन आगे की चीज़ों के ऊपर चर्चाएं करते हैं। इसके बाद अपन लोग प्रश्न उत्तरों को करेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले समय की गणना के आधार पर देखते हैं, तो समय की गणना को अपन लोग समझेंगे सबसे पहले। तो देखो देशांतरों के आधार पर किसकी गणना की जाती है, समय की गणना की जाती है, और एक देशांतर में 4 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं। पूर्व की ओर जो है और पश्चिम की ओर अपन समय को समझते हैं। जब पूर्व की ओर चलते हैं तो आपका समय क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, सॉरी प्लस होता है। जब आप पूर्व दिशा की तरफ चलते हो, यानी कि आप पृथ्वी के इस दिशा में जाओगे तो आपका समय, इस दिशा में जाओगे तब आपका समय प्लस होगा, और अगर आप इस दिशा में जाते हो तो आपका समय माइनस होगा, आपका समय घटता जाता है। अगर हम देखते हैं 36 मिनट की गणना को कैसे बताया गया है, 36 मिनट की गणना अब ये किसके लिए यूज़ किए गए, सब राजस्थान के लिए, किसी का कोई इसमें नहीं है। देशांतर, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक का इसका क्या है, देशांतरीय विस्तार है। और डिफरेंट कितना है इसमें, 8 डिग्री 47 मिनट का है। अपन ने यहाँ देखा था 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट होते हैं, 8 डिग्री 47 मिनट को 4 मिनट से गुणा किया तो अपने पास में टोटल आंसर आते हैं 32 मिनट और 188 सेकंड। 188 सेकंड नहीं होते तो अपन क्या करते हैं, इनको मिनट में चेंज कर देते हैं और 3 मिनट 8 सेकंड बन जाते हैं, यानी कि 60 का भाग दो और 3 मिनट 8 सेकंड आ जाएंगे। तो 32 में 3 मिनट 8 सेकंड जोड़े तो 35 मिनट और 8 सेकंड क्या हो चुके आपके टोटल कंप्लीट। यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग 36 मिनट का डिफरेंट है, किस में, उसको समझो किस में है ये 36 मिनट का डिफरेंट। आपके यहाँ पर क्या है, पूर्व के अंदर, पूर्व के अंदर कौन सा जिला है, धौलपुर। यहाँ पर कौन सा जिला है, धौलपुर है, और यहाँ पर कौन सा है, जैसलमेर है। जब आपका सूर्य कौन सी दिशा से उगता है, पूर्व की दिशा से, तो अब जब आपकी सूर्य की किरणें आएगी तो सबसे पहले धौलपुर में आएगी और उसके बाद आपके कहाँ पर जाएगी, भरतपुर, सॉरी जैसलमेर के अंदर जाएगी। तो यहाँ से यहाँ जाने में से 35 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है, 35 मिनट का समय लगता है। समय की वो बात नहीं है, पर यहाँ का जो टाइमिंग होता है उसमें 35 मिनट का क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। सबसे अब यहाँ पे 2 चीज़ें बताई गई है, सबसे अंत में सूर्य अस्त होता है और सबसे अंत में सूर्य उदय होता है। यहाँ पर अस्त भी सबसे अंत में होगा, क्यों होगा सबसे अंत में, क्योंकि जब सूर्य की किरणें वापस जाती है तो सबसे अंत में क्यों होता है, क्योंकि इधर की साइड में जब आपके सूरज किधर उगता है, पूर्व में, जाता किधर से, पश्चिम में। तो सबसे अंत में क्यों होगा, जब सूरज की किरणें जाएगी तो सबसे पहले यहाँ से जाती हुई निकलेगी तो अपने लास्ट में जैसलमेर से होके फिर जाएगी सूर्य की किरणें। इसलिए सबसे अंत में भी कहाँ पर होता है, जैसलमेर में, और सबसे पहले भी सूर्य अस्त और सूर्य उदय सबसे अंत में जैसलमेर में, और सूर्य अस्त और सूर्य उदय सबसे पहले आपके धौलपुर के अंदर होता है, सिलोन गांव में 78 डिग्री 17 मिनट पर स्थित है। ये आपको समझ में आ चुका है। अब अपन थोड़े क्वेश्चन करते हैं ताकि इतना जो कचरा हुआ है अगर वो इधर उधर बिखर चुका है तो इन क्वेश्चनों से वो जो वापस सिमट जाएगा। कैसे सिमटेगा आपको पता चल जाएगा, क्या चीज़ याद रखनी है, क्या चीज़ अपने को भूलनी है। कर्क रेखा राजस्थान के कौन से भाग से गुजरती है, दक्षिणी भाग से। इतना क्वेश्चन याद रखना है कर्क रेखा का। राजस्थान में जिस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक है, सूर्य की किरणों का तिरछापन अपन ने देखा था बांसवाड़ा में सीधी लंबवत गिरती है, वहीं सूर्य की किरणें श्रीगंगानगर के अंदर कैसी गिरती है, तिरछी गिरती है, ठीक है। 21 जून के दिन की अपन ने बात कर ली है। सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है, कैसा चमकता है, लंबवत चमकता है। यानी कि लंबवत का मतलब क्या होता है, एकदम सीधा। कौन से जिले में चमकता है, बांसवाड़ा के अंदर चमकता है। गंगानगर भी ऑप्शन में था, इसलिए इस शब्दों का ध्यान आपको अवश्य कर रखना है। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले चमकती है, कौन से जिले में सबसे पहले सूर्य की किरणें आती है, पूर्व से सूर्य उगता है, पूर्व का जिला धौलपुर, पूर्व का जिला धौलपुर। कौन सा युग्म सही है। अब अपने अक्षांश और देशांतर के ऊपर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
देखो अब कौन सा युग्म सही है, राजस्थान की स्थिति के ऊपर अपन देखते हैं। भौगोलिक व वर्ग किलोमीटर, देखो युग्मों को मिलाना है। मैंने आपको पहले बता दिया देशांतर का विस्तार, अक्षांश का विस्तार। तो 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है। अक्षांश विस्तार है 30 डिग्री 12 मिनट, ये भी अपना सही है। 69 डिग्री 30 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट, ये भी सही है। अब आगे और देखते हुए कुछ और गलतियाँ हों, जैसे 20 डिग्री, ये तो पहले ही गलत हो गया। 23 डिग्री 25 मिनट, ये गलत हो चुका है। 23 डिग्री 28 मिनट, गलत हो चुका है। तो अपने तीनों ऑप्शन तो क्या हो चुके हैं, गलत हो चुके हैं। ये तो अपन ने मिला लिया है कि अपना अक्षांश देशांतर तो अपन ने मिला लिया है, ये आपका क्या हो चुका है, गलत हो चुका है, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं अपने क्षेत्रफल को, ये आपका क्या हो चुका है, यहाँ पर ये ऑप्शन सही है इनमें। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, सही बात है। 3,42,243 गलत बात है। 3,42,241 गलत बात है। 3,42,245 ये भी गलत है। यानी कि अपना ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसमें, सही है। आगे हम देखते हैं, थोड़ा अक्षांश विस्तार को देखेंगे, देशांतर विस्तार को देखेंगे, और उसके बाद में ये क्वेश्चन है, इनको फटाफट से अपन लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद अपनी ये क्लास खत्म, ठीक है। ये क्लास अपन ने यहाँ तक ही रखी है। अगली क्लास के अंदर अपन राजस्थान की बॉर्डर के ऊपर चर्चा करेंगे, राजस्थान की कहाँ कहाँ पर सीमाएं लगी हुई है। हाँ, अगर क्लास अभी तक देख रहे हो, बहुत अच्छी लग रही है, तो क्लास को जो है लाइक कीजिए, दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कहाँ से इस क्लास को देख रहे हो, कौन से जिले से आप इस क्लास को देख रहे हो, और क्लास कैसी बनी है, ठीक है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये कंप्लीट पीडीएफ, क्लास की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो जाइए डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। हाँ, किसी बच्चे को कोई ज़्यादा डाउट है किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, बायो में ही, यानी कि आपके बायो में कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो इसके डिस्क्रिप्शन में ही आपको क्या मिलेगा, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट मिलेगा, आप उस पर जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी इस आगे की क्लास के बारे में। तो देखो अक्षांशीय विस्तार जो है वो आपका, उसको समझेंगे अपन लोग कंप्लीट। ये पूरा कंप्लीट अक्षांशीय विस्तार है, अपन हर चीज़ को बार बार जूम कर करके आराम से समझेंगे। अब सबसे पहले अपन यहाँ पर जो है ऊपर वाली स्लाइड में, यहाँ पर अपने परिभाषा और तथ्यों को समझेंगे। किसको समझेंगे, परिभाषा और तथ्यों को समझेंगे। तो देखो परिभाषा में अपन देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र में कोणात्मक मान। पृथ्वी के केंद्र में कोणात्मक जो मान होता है वह क्या होते हैं, आपके अक्षांश होते हैं। पृथ्वी के केंद्र के अंदर, मध्य में, यानी कि बिंदु के अंदर जो है कोणात्मक जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, अक्षांश होते हैं। ये आपके लिए इतने नहीं महत्वपूर्ण है कि अक्षांश कितने हैं, को अक्षांश की परिभाषा सब ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपको केवल एक नॉर्मली याद रखना है, ठीक है। 180 181 रेखा है, अक्षांशों की कितनी रेखा है, 181। वृत्त की बात करें, अक्षांश वृत्त, तो वो 179 है, ध्रुव बिंदु है, ठीक है। अब सबसे बड़ा वृत्त आपका भूमध्य वृत्त होता है जो 0 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर आप कहोगे सर रेखा 181 है तो वृत्त 179 क्यों है, क्योंकि जैसे आपकी पृथ्वी है, अब इसके बार बार इसे सर्किल बनते जाएंगे, तो मध्य वाली जो रेखा होती है, ठीक है, ये तो आपके अक्षांश की बात कर रहे हैं ना अपन लोग, तो आपके बार बार ऐसे सर्किल बनते जाएंगे, लेकिन बीच में कोई सर्किल नहीं बनेगा, एक रेखा बनेगी, ये आपके यहाँ पे कट हो जाएगी। या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पर आपके ध्रुवों में कोई सर्किल नहीं बनता है, ठीक है, यहाँ तक रेखाओं की पहुँच नहीं बन पाती है, इसीलिए यानी कि आपकी कुल रेखाएं कितनी बताई मैंने, 180। अब यहाँ से कोई रेखा गुजर रही है, यहाँ पे और टच हो रही है, तो उसे अपन काउंट नहीं करेंगे और 2 रेखाएं माइनस हो चुकी है। इतना आपको नॉर्मल याद करना है, आपको इसमें कोई डीपली नहीं घुसना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कुल विस्तार को, राजस्थान के विस्तार के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो देखो कुल विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट है, अपन चर्चा कर चुके हैं। अंतर आपका कितना है, 60 डिग्री 9 मिनट का, और उत्तरी गोलार्ध में है, क्या है, उत्तरी गोलार्ध में अपने ये स्थित है। अपन आगे देखते हैं, अगर अब हम इसकी गणना का उपयोग करते हैं और गणना में देखते हैं कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, कितने होते हैं 1 डिग्री के अक्षांश में 60 मिनट होते हैं, तो 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होते हैं। और 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी, मैं ये नहीं कह रहा कि अक्षांशों के बीच में जो दूरी होती है 2 अक्षांश, जैसे ये एक अक्षांश है, ये एक अक्षांश है, ठीक है, ये आपका 20 डिग्री अक्षांश है, ये 21 डिग्री अक्षांश है, इनके बीच में जो दूरी है वो होती है 111 किलोमीटर। और इनका क्षेत्र कटिबंध कहलाता है, क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। और इनका उपयोग किस में किया जाता है, दूरी और जलवायु का निर्धारण करने में। किस में किया जाता है, दूरी और जलवायु के निर्धारण में किसका उपयोग किया जाता है, अक्षांशों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पर कि अक्षांश और जिला मुख्यालय को अपन समझेंगे, कौन से अक्षांश पर कौन सा जिला मुख्यालय है। तो अपन सबसे पहले उत्तरतम सीमा में देखते हैं, तो अपना सबसे बड़ा ऊपर कौन सा अक्षांश है, 30 डिग्री 12 मिनट, जहाँ पर अपना गांव एक स्थित है जिसका नाम है कोणा गांव। कौन सा गांव, कोणा गांव। तहसील की बात करते हैं गंगानगर, और जिला कौन सा है, श्री गंगानगर, यानी कि गंगानगर कहो चाहे श्री गंगानगर कहो, बात सेम ही है। कहाँ पर है आपके 30 डिग्री 12 मिनट पर, कौन से अक्षांश पर है, 30 डिग्री 12 मिनट पर। उसके नीचे आता है 30 डिग्री वाला अक्षांश जिस पर अपना श्री गंगानगर
उत्तर का न्यूनतम गुजरने वाला, सबसे न्यूनतम यानी कि थोड़ा सा निकलता है टच होके, ज़्यादा कुछ नहीं है, श्री गंगानगर के जिला मुख्यालय से होकर निकलता है। कहने का मतलब ये है, ये आपके गांव से होकर निकलता है श्री गंगानगर के, और ये कंप्लीट जिला मुख्यालय से होकर निकलता है। 28 डिग्री 29 डिग्री पे कुछ नहीं है, इसलिए अपन ने उसे नहीं लिखा। 28 डिग्री की बात करते हैं, इस पर बीकानेर और झुंझुनू स्थित है। कौन से जिले स्थित है? बीकानेर और झुंझुनू। जिलों की बात आप कहोगे सर सभी से गुजरती है, लेकिन जिला मुख्यालय, जैसे आपका ये जिला है, इसका मुख्य केंद्र कहाँ पर है? जिला मुख्यालय में होता है, तो वहाँ से जो आपके निकलता है उसके ऊपर ही अपन लोग क्या करेंगे, इसमें केवल और केवल चर्चा करेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं कि मध्य से कौन कौन से निकलते हैं। तो देखो 27 डिग्री, इसमें जैसलमेर, जयपुर, दौसा, यहाँ से होकर कौन से अक्षांश निकलते हैं? 27 डिग्री। और 26 डिग्री 37 मिनट, ये आपके मध्य से होकर गुजरता है। राजस्थान के सबसे मध्य में कौन सा अक्षांश है? 26 डिग्री 37 मिनट। और 26 डिग्री से कौन सा निकलता है? सवाई माधोपुर, टोंक, बालोतरा और ब्यावर। ठीक है, वहीं पर 25 डिग्री की बात करते हैं तो सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला 25 डिग्री है। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला 25 डिग्री है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपन लोग देखते हैं दक्षिणतम बिंदु, और दक्षिण के अंदर आपके 24 डिग्री और 23 डिग्री 3 मिनट आता है, जिससे बोरकुंडा गाँव निकलता है। कुशलगढ़ इसकी तहसील है, बांसवाड़ा इसका जिला है, कर्क के पास में है। ये आपके लिए अपन ने पहले पढ़ लिया है। उदयपुर और प्रतापगढ़ से आपका 24 डिग्री निकलता है। इसमें आपके लिए इतना ज़्यादा ये आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट का मतलब ये है ना कि इससे क्वेश्चन आने के चांस कितने हैं आपके लिए। इसमें क्वेश्चन आने के चांस है 10% भी बहुत मुश्किल से है, बहुत मुश्किल से है। अब एक चीज़ को आपको मैं फिर भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है, आपको याद रखना है सबसे मोस्ट तो ये याद रखना है कि आपके जो मध्य से कौन सा निकलता है, उत्तरतम कौन सा है, दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है, सर्वाधिक जिलों से कौन सा अक्षांश निकलता है, ये आपके लिए क्या है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक जिलों से कौन निकलता है, उत्तरतम कौन निकलता है, दक्षिणतम कौन निकलता है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मध्यवर्ती अक्षांश, इनको अपन एक बार फिर भी यहाँ पे और समझ लेते हैं। मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री और 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अगर आप देखते हो वास्तविक जो मतलब फिक्स देखते हो तो 26 डिग्री 37 मिनट। वहीं पर आप देखते हो जिले के विभाजन के अनुसार तो राजसमंद, जो आपका राजसमंद है, ठीक है, इस राजसमंद से आपके जिला मुख्यालय जो है राजसमंद का, वो राजनगर के अंदर है। राजसमंद इसका नाम किसके अनुसार पड़ा? राजसमंद झील के अनुसार पड़ा। राजसमंद का जिला मुख्यालय कहाँ पर है? राजनगर के नाम पर रखा गया है। और 30 डिग्री जो है वो न्यूनतम जिलों से निकलता है, जिसमें गंगानगर आता है केवल, और 25 डिग्री से सर्वाधिक निकलता है, जिसमें 5 जिले आते हैं, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारा। ठीक है, इसके बाद अपन लोग आगे चर्चा करते हैं और आगे हम देखते हैं निकटतम और या फिर समीप। ठीक है, तो देखो समान, राजधानी के निकटतम दौसा है। ठीक है, राजधानी के निकटतम कौन सा जिला है? दौसा है। और 2 निकटतम मुख्यालय कोटा और बूंदी सबसे पास में है। यानी कि कहने का मतलब ये एक जिला, ये एक जिला, ये अपनी राजधानी के पास में सबसे पास में कौन सा जिला मुख्यालय? दौसा सबसे पास में। और कौन से ऐसे 2 जिला है? ठीक है, राजधानी की पूछ रहा है, लेकिन ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनका जिला मुख्यालय सबसे पास में? कोटा और बूंदी का सबसे पास में है। कोटा और बूंदी का सबसे पास में है। अब देशांतर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं अपन लोग आराम से। ठीक है, देशांतर में अपन देखते हैं कि देशांतर कैसी रेखाएं होती है? खड़ी रेखाएं होती है। अक्षांश आड़ी होती है, वो अपन ने वहाँ पे शुरू में अपन लोगों ने ट्रिक से देख लिया था। अब अपन देशांतरों को समझते हैं। ठीक है, देशांतरों को समझना अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट देशांतर है, यानी कि आपके पश्चिम में कौन सा देशांतर है? 69 डिग्री 30 मिनट है। वहीं पर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर कि आपके पूर्व में कौन सा है? 78 डिग्री 17 मिनट, जो आपकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। आप यहाँ पे देखोगे देशांतरों में कि आपका कौन सा देशांतर है जो 70 डिग्री पे आपका कौन सा जिला स्थित है? जैसे अपन अक्षांश में पढ़ के आए थे, कोई नहीं है। 71 डिग्री पे आपका जैसलमेर आता है, 72 डिग्री पर आपके बालोतरा आता है, 73 डिग्री पर जोधपुर सिरोही आता है, वहीं 74 डिग्री पर आपके कौन आता है? मध्यवर्ती, जिसमें गंगानगर, नागौर, राजसमंद या फिर राजनगर कह सकते हो, उदयपुर, डूंगरपुर, ये आपके मुख्यालय स्थित है। वहीं आपके 75 डिग्री पर देखते हो तो चूरू, सीकर, प्रतापगढ़। वहीं 76 डिग्री पर देखते हो जयपुर, टोंक। वहीं 77 डिग्री पर देखते हो करौली। और 78 डिग्री जिसमें आपके धौलपुर स्थित है। इसके बाद 78 डिग्री 17 मिनट पर आप लोगों के लिए जो सिलोन गांव है वो स्थित है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, ऐसे कौन से जिले हैं जो बार बार आ रहे हैं? ठीक है, उनके ऊपर अपन थोड़े बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है सबसे सर्वाधिक जिले कौन से इससे निकलते हैं? आपके मध्यवर्ती से निकलते हैं, 74 डिग्री से, सबसे मध्यवर्ती है। ठीक है, सबसे पूर्व के अंदर कौन सा है? तो सबसे पूर्व में आता है 78 डिग्री 17 मिनट, लेकिन अगर इसे कंप्लीट पूछा जाए तो 78 डिग्री आता है। सबसे दक्षिण में कौन सा आता है? 70 डिग्री। अब देखो
सॉरी सबसे पश्चिम में कौन आता है 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखो कि अपन लोग अगर देखना चाहे तो इनके बारे में एक बेसिक डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद अपन लोग जो है इनके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। अब देखो यहाँ पर सामान्य परिचय में अपन देखते हैं कुल संख्या, अपने देशांतर की कुल संख्या कितनी है 360, कितने कुल देशांतर है अपने 360 क्या है कुल देशांतर है। भूमध्य रेखा पर अपने देशांतरों की दूरी 111.32 किलोमीटर है, अक्षांशों की कंप्लीट 111 है और अपने जो देशांतर है उनकी 111 किलोमीटर 111.2 है, यानी कि दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर है। ध्रुवों पर दूरी 0 किलोमीटर की है, ध्रुवों पर देशांतरों के बीच की दूरी 0 हो जाती है। और दो रेखाओं के मध्य के जो क्षेत्र को क्या कहते हैं गोरे कहते हैं, क्या कहते हैं गोरे। और अक्षांशों में अपन लोगों ने यहाँ पर देखा था कि अक्षांशों के दो मध्य वाले क्षेत्रों के बीच की जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं अपन लोग कटिबंध कहते हैं, क्या कहते हैं कटिबंध कहते हैं। यहाँ पे अपन लोगों ने इसे देखा था। अब आगे अपन लोग देखते हैं और आगे अपन देखते हैं देशांतर रेखाएं जो है इनको अपन लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और राजस्थान के डाटा के अनुसार अगर अपन देखते हैं 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक इसका है। और इसके अंतराल की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट है। मध्यवर्ती देशांतर 74 डिग्री है, 74 डिग्री 14 मिनट पिक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो। और सर्वाधिक जिलों से कौन सा निकल रहा है 74 डिग्री निकल रहा है। वहीं पर आप यहाँ देखोगे महत्व के बारे में तो समय का निर्धारण जो है, समय का निर्धारण आपके कौन सी रेखाओं से होता है, आपके देशांतर से होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, ये अपन देख चुके हैं। और पूर्वी भाग में सूर्योदय पहले होता है, यानी कि धौलपुर के अंदर फर्स्ट में हो जाता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा एक बेसिक बताऊँ तो शुरुआत 70 डिग्री से होती है। शुरुआत कहाँ से होती है 70 डिग्री से होती है। देशांतर का खेल क्या है, देशांतर का खेल यानी कि सबसे मध्य में कौन सा है, तो देखो सबसे मध्य में है जो वो 74 डिग्री है। क्विक स्केप के लिए आपको यानी कि फटाफट से आप लोग जो है इसका रिविजन कर सको। अंत में कौन सा आता है 78 डिग्री आता है। ये आपके महत्वपूर्ण था, उसे मैंने लास्ट में ऐड कर दिया। अब अपन लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आते हैं। देखो हम देखते हैं राजस्थान राज्य, एक मिनट, हाँ यहाँ पे अपन देखते हैं कि राजस्थान राज्य का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार क्या है। अब अपने को अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है, बट ऑप्शंस के अंदर अगर अपने को डिफरेंस दिया है तो अपने को डिफरेंस याद कर लेना है। अब पूर्व से पश्चिम से लेकर उत्तर से दक्षिण, यानी कि पूर्व से पश्चिम ये अक्षांश, उत्तर से दक्षिण ये देशांतर हो चुके हैं। खत्म बात। अब आपका जो देशांतर है और जो आपके अक्षांश है इनमें डिफरेंस क्या है, तो देशांतरों के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि देशांतरों में जो डिफरेंस है वो आपका 8 डिग्री 47 मिनट का है। कितने डिग्री का है 8 डिग्री 47 मिनट का। अक्षांशों में कितना है तो वह है आपका 7 डिग्री 9 मिनट का। कितना है 7 डिग्री 9 मिनट का, किस में है अक्षांशों में। ये अपन ने यहाँ पे क्लियर किया था। अब क्रमशः पूछा गया है, अपने को क्रम से बताना है 8 डिग्री 47 मिनट और 7 डिग्री 9 मिनट दूसरे वाले ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा जिला मुख्यालय 70 डिग्री पूर्वी देशांतर और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। अब कौन सा जिला मुख्यालय है जो 70 डिग्री आपके देशांतर है और एक 74 डिग्री है उसके मध्य में स्थित है। ऑप्शन में आपके डूंगरपुर है, ऑप्शन में आपके उदयपुर है, ऑप्शन में आपके झालोर है, ऑप्शन में आपके उदयपुर हनुमानगढ़ है। देखो इसका राइट आंसर आपके हनुमानगढ़ होगा, लेकिन आपको मैं इसको नक्शे से और अच्छे से समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था 70 डिग्री से लेकर 74 डिग्री तक, यही पूछा गया था ना कि आपके 70 डिग्री से लेकर आपके 74 डिग्री, यही क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहाँ पे 70 डिग्री और 74 डिग्री के मध्य में स्थित नहीं है। ठीक है, नहीं है, आपने हनुमानगढ़ इसमें नहीं है स्थित। ठीक है, अपन ने ये पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो 70 डिग्री आपके कहाँ पर आता है, ये आता है। और 74 डिग्री अपना कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। 74 डिग्री कहाँ पर आ जाता है, अपना यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर अपने एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, आप इस नक्शे को या 1 मिनट के लिए अपने दिमाग से हटा दीजिए, इस चीज़ को यहाँ से पीछे वाले नक्शे को आप अपने दिमाग में ये चीज़ सोचिए कि यहाँ से अगर श्री गंगानगर से ये रेखा निकल रही है तो हनुमानगढ़ तो इसके पीछे की साइड में, तो इसका मतलब ये रेखा केवल यहीं से होकर निकल चुकी है। ठीक है, हनुमानगढ़ से टच नहीं की है। ठीक है, तो अब इसमें देखो ऑप्शन में अपन वापस ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में अपने डूंगरपुर था, उदयपुर था, झालोर था। अब यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपका उदयपुर जो है वो यहीं पे आता है, डूंगरपुर आपके पास में इधर ही है इसके, और झालोर इसके पास में है ही सही। तो ये तो अपने पास में हो चुके हैं, तो ये इसके अंदर नहीं होंगे। आपके कौन हो जाएगा, हनुमानगढ़ हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं तो सुमेलित करना है अपने को। अब देखो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ अपन देखते हैं कि जो बांसवाड़ा है वो कौन से अक्षांश देशांतर पर स्थित है, जैसलमेर कौन से अक्षांश देशांतर पर स्थित है, धौलपुर कौन से अक्षांश देशांतर पर स्थित है, और गंगानगर कौन से अक्षांश देशांतर पर स्थित है। तो आपका जो बांसवाड़ा है,
वह आपके कौन से अक्षांश पर स्थित है? तो देखो 23 डिग्री 3 मिनट सबसे लास्ट में टच कर रहा है बांसवाड़ा को, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है अपने को, तो ठीक है। इसके बाद जैसलमेर से कौन सा देशांतर निकलता है? 69 डिग्री 30 मिनट, ये आपका यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। धौलपुर से 70 डिग्री 78 डिग्री वाला निकलता है, ये आ चुका है। और गंगानगर सबसे ऊपर है, ऊपर ही ऊपर का अपना 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश। अपना कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? पहले में 3 है, इसमें पहले में 3 है, इसमें पहले में 3 है, इन दोनों में नहीं है, ये दोनों ऐसे कट हो चुके हैं। दूसरे में अपने जैसलमेर में 2 आएगा, दूसरे में 2, ये भी अपने सही है। तीसरे में अपने कौन सा है? धौलपुर के अंदर 4 आएगा, तीसरे में 4 आएगा, तीसरे में 4 अपने दूसरे वाले ऑप्शन में है। इसका मतलब अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के कौन से जिलों से निकलता है? और आपको क्रम बताना है। 23.5 डिग्री आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकलता है और 70 डिग्री आपके जैसलमेर में टच करता है। तो हम कह सकते हैं डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, ये सही दे दिया। इधर जैसलमेर केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किस जिले से 70 डिग्री देशांतर गुजरता है? जस्ट देखा था अभी, जैसलमेर से गुजरता है। तो यहाँ पर अपनी ये क्लास ख़त्म होती है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। हाँ, बहुत सी इसमें जो है चीज़ें ऐसी थी जो आपको उलझा सकती थी, लेकिन अगर आपने उनको ध्यान से समझने की कोशिश की होगी ना, तो शायद ही आपको उस चीज़ में कोई उलझन हुई होगी। हाँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है कमेंट कीजिए, कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है, कमेंट का रिप्लाई आपको टाइम से नहीं मिलता है, तो आप आराम से इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, आपको हैंड टू हैंड वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। साथ में आपको हर चीज़ का आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। चैनल के बायो में हो चुका है या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में, यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा? हमारे टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा और हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। तो जाइए इन दोनों पर, अगर आपको कोई डाउट है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम वाले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी क्लास की। इंस्टाग्राम पे आप खुद का कोई डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इसका रीज़न ये है क्योंकि अब जो ये कोर्स है ना, ये कंप्लीट रेगुलर चलेगा, हर चीज़ में आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। कोई भी डाउट अगर आपको हो ना, तो आप बेझिझक हमसे पूछिए, हम आपके हर डाउट को क्लियर करेंगे। एंड यूट्यूब को सब्सक्राइब करने का ये कारण है कि आपको जो है ये कोर्स एकदम फ्री अवेलेबल है, और शायद ही कोई ऐसा टीचर होगा जो इस तरीके से फ्लो चार्ट्स का यूज़ करके आपको समझाता होगा, फ्लो चार्ट्स के साथ में क्वेश्चन आंसर लाता होगा, और क्वेश्चन आंसर भी ऐसे जो आपके PYQ हो। हाँ, PYQ ये है कि भाई यूट्यूब पे सब सोल्व कराते हैं, ठीक है, बट उनको समझाना, उनको ऐसे फ्लो चार्ट्स के माध्यम से समझाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए आपसे यही निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास में ऐसी क्लासेस शेयर करते रहिए, ताकि उनका भी जो है, ताकि उनके भी पढ़ाई में हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसी के भाग 2 यानी कि पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।